हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। सो मैं जीएस पेपर 1 का पेपर एनालिसिस कर रही थी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अराउंड 20 टू 25 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किए हैं। उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वैसे यूपीएससी ने ना अभी तक इसके आंसर की रिलीज़ नहीं किए हैं, तो मैंने जो टिक किए थे, मैंने 2022 का एग्जाम दिया था, जो टिक किए थे उसके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया था। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही आंसर आते हों, लेकिन आपको अपना 100% देना होता है एग्ज़ाम में, तभी आप कि कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हो। तो मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया था, क्या मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे? मैंने इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था, कहीं काफ़ी जगह पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो नहीं आते तो भी मैंने उसको अटेम्प्ट किए थे। तो मैंने किस तरह से पेपर सॉल्व किया था वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एज अ सिंबल बटन। थैंक यू। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब जनरल साइंस के अंदर ही आते हैं ये। तो क्वेश्चन ये है कि बार मैग्नेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, बार मैग्नेट इज अ फिक्स्ड मैग्नेट। ठीक है, तो किसी भी फिक्स्ड मैग्नेट की, याद रखना है आपको, फिक्स्ड मैग्नेट की कभी भी पोलरिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसकी पोलरिटी कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आपको इसको हीट करो चाहे उसको बीट करो। ठीक है, आप बीट करने पर भी इसकी पोलरिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, नए पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, नए एन और एस क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन पोलरिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वो होते हैं यदि हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया तो पोलरिटी चेंज हो जाएगी। ये फिक्स्ड मैग्नेट है, फिक्स्ड मैग्नेट की पोलरिटी चेंज नहीं होती है, तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं। मैग्नेटिज्म पे फर्क पड़ सकता है, तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होता है, जो एटम्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इंक्रीज तो ऑब्वियसली नहीं होगा, चेंज ही होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब उसमें मैग्नेटिज्म में रिडक्शन हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज तो मतलब हीट करने पर तो इंक्रीज बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। मैंने डी टिक किया था, एक बार आप फिर भी देख लेना। ठीक है, ये मैं अपने आंसर्स बता रही हूँ जो मैंने टिक किए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म मेड ऑफ ए फ्लिंट ग्लास इज। तो फ्लिंट ग्लास का मतलब होता है थोड़ा सा शाइनी ग्लास। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो यदि कोई प्रिज्म शाइनी ग्लास से बना हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? जो शाइनी जो भी प्रिज्म होता है ना, वो क्या करता है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, बेंट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है फ्लिंट ग्लास वाली जो प्रिज्म होता है। एन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा एन क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। जिसके लिए लैम्डा कम होगा ना, उसके लिए एन क्या होगा, ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा और हो जाएगा। तो लैम्डा किसके लिए कम होता है, हमको विबग्योर पता है। ठीक है, तो विबग्योर के लिए लैम्डा कम होता है और आर के लिए लैम्डा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एन क्या होगा, ज़्यादा, और इसके लिए एन क्या होगा, कम, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन होता है। ठीक है, तो वॉयलेट लाइट के लिए एन क्या होगा, ज़्यादा, और रेड लाइट के लिए एन क्या होगा, कम। तो वॉयलेट के लिए एन क्या होगा, ज़्यादा, और रेड के लिए एन क्या होगा, कम। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। मैंने सी टिक किया था, एक बार आप देख लेना फिर भी। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ ए लाइट इज लिस्ट अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स से कौन सी लाइट है, विबग्योर का कौन सी लाइट लिस्ट अब्जॉर्ब्ड होती है? एक्चुअली आपको पता होगा कि हमारी लाइट को वो ही कलर्स दिखते हैं, हमारी आइज़ को, सॉरी, हमारी आइज़ को वही कलर दिखते हैं जो कि अब्जॉर्ब नहीं होते। तो हमें लीव्स ग्रीन दिखती है, इसका मतलब क्या है, कि ग्रीन जो लाइट है वो अब्जॉर्ब नहीं हुई है और वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में जा रही है, इसलिए हमें वो प्लांट्स की जो लीव्स है वो ग्रीन दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब लिस्ट अब्जॉर्ब कौन सा कलर हुआ, ग्रीन कलर ही। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन गैसेज इज मैन मेड। तो ग्रीन गैसेज कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। आप इन्वायरमेंट की जो मैंने शंकर राइस की बुक दी थी, बताई थी, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज में CO2 आता है, CFC भी आते हैं, मैथेन भी आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है। ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं मैन मेड कौन सा है, मैन मेड कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज, तो उसका आंसर क्या होगा, CFCs। और ये किस में होती है, रेफ्रिजरेटर में हम CFCs का यूज़ करते हैं। ठीक है, ACs में CFCs का यूज़ करते हैं। तो ये यदि हम CFCs का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज देंगी। ठीक है, तो मैन मेड कौन सी होगी, CFCs। तो इसका आंसर होगा बी। अच्छा, विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ड्रिफ्ट स्पीड्स जो होती है वो एवरेज स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर होती है, क्लोज टू होती है ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है। तो इसका आंसर शायद मैंने सी टिक किया था, इट इज़ वेरी क्लोज टू द एवरेज इलेक्ट्रॉन स्पीड। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बर्नौली इक्वेशन देखी होगी, फ्लूइड में होती है। द डेरिवेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन फॉर द फ्लूइड फ्लो टेक सर्टेन अजम्पशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज नॉट अमॉन्ग दैम। ठीक है, हम अजम्पशंस लेते हैं फ्लूइड में, तो कौन कौन से अजम्पशंस ठीक नहीं है, इज नॉट
नॉट अमॉन्ग देम, ठीक है। तो हमें पता है कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, इट्स रिलेटेड टू फ्लूइड, और वो एनर्जी कंजर्वेशन को शो करती है। क्या होता है, एक बार मुझे याद जो आ रहा है मैं एक बार बता देती हूँ। ऐसा कुछ होता है, प्लस प्रेशर का, हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है शायद इसके अंदर, इक्वल्स टू होता है ρ2G2H2 प्लस हाफ ऑफ ρ2V2 का स्क्वायर प्लस P2। ये बर्नौली इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ρGH यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेविटी तो काम करेगी, ग्रेविटी फोर्स अभी हमने G लिया है, तो ग्रेविटी फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम G यूज़ कर रहे हैं। टर्बुलेंस ऑफ फ्लूइड, ऑब्वियसली फ्लूइड है तो टर्बुलेंस होगा ही, डिस्टर्बेंस होता ही है फ्लूइड में, तो ये भी नहीं होगा। विस्कस फोर्स, हम विस्कोसिटी तो बोलते ही हैं कितना थिक है कितना नहीं है। वाटर है तो विस्कस फोर्सेस तो लगेंगे, उसको नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, हाँ, हम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक कोई बॉडी ना हो, मास वाली बॉडी ना हो, तब तक हम फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पशन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजर्वेशन लॉ फ्रॉम विच द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो इज ड्राइव्ड, ठीक है। सो हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम फ्लूइड में यूज करते हैं वो किसको बताती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताती है। जो बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली थ्योरम है, वो किसको बताती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तभी मैंने ρGH लिखा है, जो कि एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है, प्लस यहाँ पर एक प्रेशर का इक्वेशन आती है। इस तरह की इक्वेशन होती है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन को बताती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। ऑन ए वेरी हॉट डे वी ऑफन सी शिमरी वेवी लाइन्स नियर द ग्राउंड। तो हमको पता है कि ये किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको ये रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको देखना है, क्या बोलते हैं, जब भी आप जनरल साइंस पढ़ो, ठीक है। सो आपको इनके ये क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब कहाँ पर यूज़ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर में भी हम इसको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि कॉइन ऊपर उठा हुआ है तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। शिमरी वेवी लाइन्स यदि हमें ग्राउंड से ऊपर दिख रही है तो भी इसका रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, जो कॉइन ऊपर उड़ता है, एक बार मुझे बताना कि मैंने सही बताया कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या नहीं है, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है वो भी मुझे बताना फिर। द अपीयरेंस ऑफ ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर इज ड्यू टू। सो हमको पता है कि हमें जो रेनबो दिखता है स्काई में वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है, ठीक है। ड्रॉप्स के अंदर जब लाइट जाती है उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही है। एक और होता है, ठीक है। अब सिर्फ ओनली ये नहीं आएगा, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बी और डी आंसर होना चाहिए। तो बी और डी में से बी, सिर्फ बी ही इसका एक रीजन नहीं होता रेनबो होने का, इसके रिफ्रैक्शन भी होता है। तो मैंने तो डी टिक किया था इसका आंसर, ठीक है। तो मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही इसके कारण है कि हमको रेनबो शो होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू about the appearance of the color of sun in the sky। सो शायद मैंने इसको टिक नहीं किया था, एक बार आप देख लेना, मैंने इसका आंसर नहीं टिक किया था। द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल वेव दैट मेक देम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट आर। सो आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल वेव अभी डिटेक्ट हो रही है। मैक्सजेंडर हमने अभी एक अवार्ड, वो क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज़ में मिला है इस पर, अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 2020 में मिला होगा शायद। अभी ग्रेविटेशनल में हमको एक नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, लेकिन ये डिटेक्ट करना इतना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर मैक्सजेंडर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए। ये इतना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जो हमारी ईएम लाइट्स होती हैं, ईएम वेव्स जिसे हम बोल सकते हैं, उस वेव से इस लाइट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब वेवलेंथ और भी ज़्यादा शॉर्टर है इस वजह से, ठीक है। तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है ग्रेविटेशनल वेव की, इसलिए इसको डिटेक्ट करना और भी डिफिकल्ट है। तो इसके दो आंसर है, सी और डी। अब देखना इसकी हाई एनर्जी होगी कि लो एनर्जी होगी। तो मैंने इसको हाई एनर्जी टिक किया था, इसका रीज़न ये है कि मैंने तो ये सोचा था कि ग्रेविटेशनल वेव है ना, हाई एनर्जी वाले लोग पढ़ते हैं, मतलब पीएचडी जब करते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल वेव पढ़ना और या फिर ब्लैक होल्स पढ़ना, ये हाई एनर्जी वाले लोग पढ़ते हैं, और इसलिए मैंने इसको हाई एनर्जी टिक किया था। और शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए ही तो हम इसको ईएम वेव्स के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर मैंने तो सी टिक किया था, एक बार आप फिर भी देख लेना। विच टू competing इफेक्ट डिटरमाइन द साइज ऑफ स्टार। सो ऑब्वियसली जो स्टार्स होते हैं उसमें फ्यूजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इसका एक आंसर है ही। लेकिन
और क्या हो सकता है न्यूक्लियर फिजन के अलावा? एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट जरूर होगा, ग्रेविटी तो काम करेगी यहाँ पर, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सी। हाउ डू द स्केलर क्वांटिटीज डिफर फ्रॉम द वेक्टर क्वांटिटीज? तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। तो इसका आंसर आपको ये वाला डी आएगा, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉलो करती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज कॉन्साइड्स विद देयर सेंटर ऑफ मास इफ ओनली इफ। इसका जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक कब होंगे? जब देयर सेंटर ऑफ मास इज एट देयर जियोमेट्रिकल सेंटर। इसका आंसर तो यही होगा, तो इसका आंसर ए होगा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द न्यूक्लियर फिजन? न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोइड्स का टूटना, ठीक है। तो मैं तो ये यूरेनियम का ही एग्जांपल लेती हूँ, यदि कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये बोल रहा है कि प्रोटॉन के नंबर ज़्यादा होते हैं कि न्यूट्रॉन्स के नंबर ज़्यादा होते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो उसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा? ये 5 और ये 1। तो ये तो होता है हमारे न्यूट्रॉन और ये होता है हमारा प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन के नंबर ही क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो कहाँ पर है न्यूट्रॉन के नंबर? तो देखो लेस है, ये भी लेस है, ये इक्वल बता रहा है और ये लार्ज। तो मैंने इसका आंसर सी ही किया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट? तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में सिर्फ ग्रेविटी वर्क करती है, तो मतलब ए जो होता है वो सिर्फ जी के बराबर होता है। तो इट एक्सीलरेट बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन होता है कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है। तो ये भी सही है। इट्स मोमेंटम कीप्स ऑन चेंजिंग, बिल्कुल सही। डीवी अपॉन डी टी जो होता है वो क्या होता है? जी होता है कॉन्स्टेंट। तो वी क्या होगा? जी टी होगा, तो चेंज होगा, तो कीप्स ऑन चेंजिंग बिल्कुल ठीक। इट्स मोशन इज अफेक्टेड ओनली बाय द ग्रेविटी, ये भी सही है। लेकिन इट्स मोशन इज अफेक्टेड बोथ बाय द ग्रेविटी एज वेल एज बाय द एयर। नहीं, हम जब भी फ्री फॉलिंग की बात करते हैं तो सिर्फ हम जी की बात करते हैं और इसके अलावा किसी की बात नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन टू बी द फर्स्ट वन टू कंसिडर द रोल ऑफ इनर्शिया इन मोशन? हमको पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया था? न्यूटन्स लॉ हम बोलते हैं। तो आंसर होगा इसका बी। सो नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजर्वेशन लॉ फ्रॉम विच द बर्नौली इक्वेशन फॉर फ्लूइड फ्लो इज ड्राइव्ड? हमें पता है कि जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें कौन सा कंजर्वेशन लगता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यदि आपने बर्नौली इक्वेशन देखी है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं हम। सो क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटाइजेशन इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आपने ये वाला डायग्राम तो जरूर देखा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, इस तरह का, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डायग्राम है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, ये मैग्नेटाइजेशन को और ये मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जीरो, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जीरो, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बाद भी देखो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जीरो है। ये वाला स्टेटमेंट तो गलती हो गया, क्या? कैन नेवर वैनिश। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ हो गया। ये वाला इज ऑलवेज अपोजिट। देखो जो भी ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। ये एक ही स्टेटमेंट को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमेशा ऐसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है। तो ये वाला भी गलत होगा। इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी गलत है। मे नॉट वैनिश इवन व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो। हाँ, पॉसिबल है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया तभी मैग्नेटाइजेशन जीरो ना हो, ये भी हमने देखा है। तो ये वाला आंसर सही है इसका, ठीक है। हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो था तभी मैग्नेटाइजेशन एम जीरो नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ अनमार्क्ड बार मैग्नेट? सो जब भी कोई बार मैग्नेट है और उस पर एन और एस डिटरमाइन नहीं है तो हम कंपास यूज करते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट कंसिडर टू बी लार्जली चेंज इन इट्स अमाउंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी? ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। CO2 ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है। बात करें हम किसकी, वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैसेज है, आपको पता होना चाहिए वाली बात। वो भी क्या करती है, जो भी सन से आने वाले रेडिएशन उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। इसलिए वो ग्रीन हाउस गैसेज की तरह बिहेव करती है वाटर वेपर भी। ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मैथेन भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो नॉट पूछा हुआ। ह्यूमन एक्टिविटी से हमें पता है कौन कौन सी गैसेज जनरेट होती है। CFCs होती है, मैथेन होती है, ठीक है।
अब हमारा आंसर होता है कि वाटर वेपर है या कार्बन डाइऑक्साइड, इज नॉट कंसिडर टू बी लार्जली चेंज। ठीक है, तो हमें पता है CO2 का जो अमाउंट होता है ना वो फिक्स होता है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, अराउंड से 0.03% है, एक बार देख लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है परसेंटेज। तो CO2 का किसी न तरह से बैलेंस हो जाती है। तो हम जो इसका आंसर होना चाहिए मे बी वाटर वेपर होना चाहिए, लेकिन एक बार फिर भी देख लेना, मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ। इसका आंसर ए और बी में से आई एम कंफ्यूज, लेकिन हाँ मैंने ए टिक किया था इसका आंसर। तो एक एलिनो पे क्वेश्चन आया था, एक बार एलिनो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि मुझे इसके ऑप्शन समझ में नहीं आए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एलिनो क्या होता है, एक मानसून का इवेंट होता है। इस एलिनो, ये जब एलिनो होता है तो एलिनो एक वर्ल्ड इवेंट होता है बेसिकली, है ना। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ये साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर जो पेरू करंट्स होती है वो वार्म हो जाती है जब एलिनो आता है तो। और इस एलिनो से इंडिया पर फर्क पड़ता है, क्या होता है कि जो हमारे जो बारिश होती है, रेन होता है ना, वो हैवी रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, तो जो रेनफॉल होता है जब एलिनो होता है तो हमारा इंडिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो हमारे जो IMD की जो डिपार्टमेंट होता है वो पता लगा लेते हैं कि एलिनो आने वाला है, एलिनो आएगा तो मतलब हमारा रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो इस तरह से एलिनो इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके ऑप्शंस मुझे समझ में नहीं आए थे तो मैंने ये नहीं किया था। ड्यू पॉइंट, ये हमारे ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट दैट थिन लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड सरफेस हैज बिकम कोल्ड इनफ टू कंडेंस, देयर इज थ्रोली मिक्सिंग ऑफ एयर। देखो ड्यू पॉइंट आता है जब रात के टाइम आता है बेसिकली। ठीक है, जब हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वो कोल्ड, सॉरी, ड्यू पॉइंट मतलब ओस, ओस से रिलेटेड है कुछ ना। तो जब ठंड, ओस कब बन जाती है, ड्यू पॉइंट है ना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कब आता है जब हमारा सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, कोल्ड। ठीक है, तो नाइट टेम्परेचर इज वार्म, गलत। वेपराइजेशन एक्सीडेड कंडेंस, पता नहीं। थ्रू इज मिक्सिंग ऑफ एयर, पता नहीं। तो मैंने तो शायद ए इसका आंसर किया था। मुझे ये पता था कि एनवायरनमेंट थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। थिन लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड, बिल्कुल सही। सरफेस हैज बिकम कोल्ड इनफ टू कंडेंस, तो ये वाला भी सही है। तो मैंने इसका आंसर यही किया था। हाँ, इसकी बात करते हैं 72 की, तो मैंने ये नहीं किया था। डे टाइम हीटिंग एक्सपीरियंस, ये भी मैंने नहीं किया था फॉर श्योर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे ये सन है और ये हमारा अर्थ है, तो सन से रे आएगी और ये अर्थ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस रहता है। लेकिन क्या होता है, हमारे अर्थ से ऊपर क्या होती है, इन्वायरमेंट होता है। इस इन्वायरमेंट में गैसेज होती हैं। कुछ गैसेज क्या होती हैं जो सन से आने वाली रे को क्या करती है, यहीं पर ही क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब करके रख लेती है। तो ये जो पूरी की पूरी जानी होती है ना, ये वाली रे, वो जा नहीं पाती है, कुछ क्या हो जाती है, ट्रैप होकर रह जाती है इस एनवायरनमेंट में। तो यहाँ से बहुत सारी रे आई, ठीक है, सन की, तो इनमें से कुछ ही जाती है और यहीं पर ही रह जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे अर्थ का इन्वायरमेंट क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं और गैसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कौन कौन सी गैसेस होती है, जैसे मैंने बताया, CO2 क्या करती है, सन की रे को अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, CO2। क्लाउड में क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सन की रे को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। CFCs हो गई, ठीक है, HFCs हो गए, ये क्या करते हैं, मेथेन गैसेज हो गई, ये क्या करती हैं, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट लेकर आते हैं, सन की रेस को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्लाउड आर पुअर अब्जॉर्बर, बिल्कुल गलत है ये वाला ऑप्शन। क्लाउड तो पूरा अब्जॉर्बर होते ही नहीं है, बल्कि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्बर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर होते हैं। वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो भी सन को होल्ड करके रख लेती है। तो इसका आंसर तो मैंने बी किया था, नॉट पूछा था, इसलिए आंसर क्या होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर, वेरिएबल गैसेज जिनकी रेशियो फिक्स नहीं होता। तो देखो ऑक्सीजन का तो फिक्स है हमारे एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन तो फिक्स है, तो ये गलत हो गया, ऑक्सीजन वाला ये गलत हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा CO2। तो देखो CO2 एज ए वेरिएबल गैसेज है, ठीक है, और नाइट्रोजन और वाटर वेपर। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल गैसेज यदि हम पूछते हैं तो इसका आंसर बी और सी में से कुछ हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन का खुद का एक रेशो होता है वो जो कि ऑलमोस्ट फिक्स होता है, तो सी और बी इनमें से आप एक बार देख लेना कि क्या सही होगा। वैसे सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। The incident solar radiation is trapped by constituents of the atmosphere and reflected partly towards the earth as thermal infrared rays। ठीक है, रिफ्लेक्ट कैसी होती है, इंफ्रारेड रेज में होती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा।
सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मार्शेस। सो दिस ट्रांसफॉर्म मिनरल मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, पॉसिबल है। दिस फंक्शन एज ए फिजियो केमिकल सिंक्स, पॉसिबल है। दिस कंट्रीब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, ये भी पॉसिबल है। दीज आर लीस्ट प्रोडक्टिव नेचुरल एनवायरमेंट्स। तो ये नहीं सही हो सकता, क्योंकि हम मार्शेस के बारे में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये कुछ प्रोडक्टिव सिस्टम तो होते ही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मार्शेस। सो दिस ट्रांसफॉर्म मिनरल मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, मे भी पॉसिबल है। दिस फंक्शन एज ए फिजियो केमिकल सिंक्स, तो सिंक्स की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि एक तरह से मार्शेज हैं, तो फिजियो केमिकल सिंक्स हो सकते हैं। दिस कंट्रीब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, पॉसिबल है। दीज आर लीस्ट प्रोडक्टिव नेचुरल इन्वायरमेंट्स, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इन्वायरमेंट में वही चीज़ें पढ़ते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए का प्रोडक्टिव होती है। तो मार्शेज होते हैं वो प्रोडक्टिव ही होते हैं, लेकिन इसका आंसर डी ही मुझे लगता है कि ये गलत है। तो एक बार आप देख लेना इसको भी। पीट बॉक्स से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस नहीं किए थे। जो वेनाइल इकोसिस्टम था, ये वाला भी मैंने नहीं किया था, ठीक है। मैंने एनवायरनमेंट के काफ़ी क्वेश्चन नहीं किए थे और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चंस नहीं किए थे। द अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशन आर लार्जली अब्जॉर्ब्ड बाय, तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब कौन से करते हैं? तो CO2 एक है जो हम बोल सकते हैं जो सोलर रेडिएशंस को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो CO2 हो सकता है और ओजोन हो सकता है इसका आंसर। तो इसमें CO2 तो है ही। चलो तो देखो CO2 कौन कौन सा है, CO2 और ओजोन लार्जली अब्जॉर्ब, तो सबसे ज़्यादा तो ओजोन अब्जॉर्ब करता है भाई, ठीक है। सो ओजोन इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन नहीं हो सकता, ठीक है, ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही सोलर रेडिएशन ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज टू द बायोस्फीयर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज में आ सकता है इंसेक्ट्स, ठीक है। When two species can very well ignore each other totally, each remaining perfectly neutral and causing no advantage or inconvenience to its neighbor. So ये आपको पढ़ना है क्या होता है। इस वाले में सिर्फ एक कोई फायदा होता है, ठीक है, और इस वाले में दोनों ही प्रॉफिट में रहते हैं, दोनों ही स्पीसीज प्रॉफिट में रहते हैं और दूसरों को हार्म नहीं होता। तो इसका आंसर होगा डी। एजोबैक्टर मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन साइकिल्स पढ़नी है आपको। एक तो कार्बन साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, लेकिन इनमें से नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़नी है। उसमें भी ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो पढ़ने हैं आपको, जैसे एजोटोबैक्टर। ये क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रोजन के उनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद जो सॉइल होती है उसको ईजियर हो जाता है उसको यूज़ करना, ठीक है। सॉरी, सॉइल को नहीं, प्लांट्स को, ठीक है। सो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। सो मार्शेस की बात करते हैं तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो दीज ट्रांसफॉर्म मिनरल मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर, पॉसिबल है। दिस फंक्शन एज ए फिजियो केमिकल थिंग्स, पॉसिबल है। दिस कंट्रीब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, पॉसिबल है। दीज आर लीस्ट प्रोडक्टिव नेचुरल इन्वायरमेंट्स, तो ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो मार्शेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। पीट बॉक वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, ये वाला क्वेश्चन 65 भी नहीं किया था। यदि हम अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशन की बात करते हैं तो कौन सा लार्जली अब्जॉर्ब होते हैं? तो यदि हम रेडिएशन की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज जो भी होंगी वो क्या करेंगे? अब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो हमको पता है तो यूवी रेडिएशन को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब कौन करता है? ओजोन लेयर्स, ठीक है। O3 सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है, पहले कर लेती है। ओजोन लेयर के बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद जो भी अब्जॉर्ब करते हैं वो लास्ट में आएंगे, तो O3 फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो ये तो कैंसिल हो ही जाता है, बचा सी और डी। ऑक्सीजन का रोल ही नहीं होता, वो ग्रीन हाउस गैसेज होती नहीं है। नाइट्रोजन हाँ 1% काम कर सकते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है उसमें भी नाइट्रोजन कंटेंट होता ही है, तो इसलिए आंसर इसका डी होगा। Which one of the following groups contribute to the maximum number of species to the biosphere? तो इसका आंसर क्या होगा? इंसेक्ट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है? इंसेक्ट्स हैं हमारे बायोस्फीयर में। उसके बाद सब आते हैं। When two species can very well ignore each other totally, each remaining perfectly neutral, causing no advantage or inconvenience to its neighbors, the relationship is termed as। तो आपको ये वाली पढ़नी पड़ेगी, सारे के बारे में एक बार पढ़ना आप। एमेंसेलिज्म क्या होता है कि एक को प्रॉफिट होता है
एक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। म्यूचुअलिज्म दोनों को पास दोनों ही प्रॉफिट में रहते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। क्या बोलते हैं, कोरल रीफ की बात कर सकते हैं। इसमें जो कोरल रीफ होते हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो दोनों एक दूसरे को क्या म्यूचुअलिज्म की तरह के काम करते हैं, जो जिसको चाहिए होता है वो एक दूसरे को दे देते हैं और एक दूसरे को हार्म भी नहीं पहुंचाते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही फायदा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी म्यूचुअलिज्म। एजोटोबैक्टर और कॉलिस्ट्रीडियम कन्वर्ट, तो हमको ये आप इन्वायरमेंट में जो साइकिल्स होती है नाइट्रोजन गैस वाली साइकिल्स आपको वो पढ़नी है। ठीक है, साइकिल्स पढ़नी है। इस साइकिल्स में आपको देखना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एजोटोबैक्टर क्या करता है, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस नहीं लेते हैं। तो ये जो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, या फिर कुछ नाइट्रेट या नाइट्राइट होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो प्लांट है उनको यूज कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ना हम बात करते हैं टर्म लॉटिक फेसिस, ये मैंने नहीं किया था, ये भी नहीं किया था। 59 58 में मैं कंफ्यूज थी तो मैंने इसको छोड़ दिया था। एज इफेक्ट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था लेकिन मैंने इसको नहीं किया था। ये वाला भी मैंने नहीं किया था। हाँ, मैंने काफ़ी छोड़े हैं। 55 भी मैंने नहीं किया था। बायोटॉप भी मैंने नहीं किया था। ये वाला देख लेते हैं। एज कम्पेयर टू नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, द इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू इंक्रीज इन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इसमें एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती हैं। जैसे कि हम CFCs का काफ़ी यूज़ करते हैं, मीथेन गैसेज की वजह से भी हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज ये इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करे, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज लेकर आती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है शायद मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन नहीं किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय बॉम्बे। सो ये भी नहीं, मैंने नहीं किया था। सोम प्रकाश, पता नहीं इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सोम प्रकाश बंगाल से रिलेटेड थे। तो मुझे इनमें से सिर्फ सोम प्रकाश का नाम पता था, वो भी बंगाल से रिलेटेड है, तो बॉम्बे तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रूइन ऑफ रूरल आर्टिशियन इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर क्या आ गए थे, ब्रिटिश आ चुके थे। तो हमारी रूरल आर्टिशियन इंडस्ट्रीज को रूइन होने का एक ये कारण हो सकता है कि उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल को अपने वहाँ पर लेकर चले गए थे। यहाँ पर उन्होंने मशीनें स्टार्ट कर दी थी। तो फ्लडिंग ऑफ इंडियन मार्केट विद मशीन प्रोड्यूस गुड्स ऑन ए मास स्केल, तो ये पॉसिबल है। इस वजह से हमारे जो रूरल चीज़ें थी, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, आर्टिशियन थे, वो रूइन होते चले गए थे। तो इसका आंसर ए पॉसिबल है। ठीक है, मेजर कारण तो ए पॉसिबल है। हु वर पहाड़ीज, तो पहाड़ी कौन कौन हो सकते हैं ये भी मुझे आइडिया नहीं है इसका, तो एक बार आप गूगल सर्च कर सकते हैं। मैंने किए थे, मैं वही आंसर बता रही हूँ। जो मैंने नहीं किए थे तो मैंने गूगल भी नहीं किया अभी तक उनको, तो एक बार आप गूगल करके ही देखना इसके आंसर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तूफान दल ऑफ 1943 इज नॉट करेक्ट, तो ये भी मुझे नहीं पता। हाँ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेबलाइज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया, तो मैंने कुछ लॉर्ड्स पढ़ के गई थी मैम। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लॉर्ड्स पढ़ के जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स हैं जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। लॉर्ड डलहौजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉर्नवालिस, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी आप देख सकते हो। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, ये जो बॉम्बे टू थाने जो हमारी रेल चल रही थी, ट्रेन जो चली थी ना, ट्रेन्स, वो भी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। टेलीग्राम तार वाली जो सिस्टम थे वो भी उन्होंने स्टार्ट की थी। जो हमारी डाक प्रोसेस थी ना, वो सभी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। तो जो सेवा वाले काम थे, जैसे पब्लिक PWD का वाले काम, ये सब लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो ये मुझे पता था तो मैंने कर दिया था ये। Which one of the following was not one of the major currency in circulation in India when the East India Company first considered the introduction of uniform currency? तो ये भी मुझे आइडिया नहीं है इसका, मैंने इस 44 भी नहीं किया था। राजा गुलाब सिंह अक्वायर्ड कश्मीर बाय, तो मुझे ये पता था ट्रीटी ऑफ संगोली के बारे में। तो ट्रीटी ऑफ संगोली ये कश्मीर के आसपास के एरिया के लिए थी, तो मैंने इसका आंसर डी किया था। ठीक है, अमृतसर तो हो ही नहीं सकता, लाहौर भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ट्रीटी ऑफ संगोली ही होगा। ठीक है,
लोकल बॉडीज फर्स्ट फॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया बिटवीन 1864 टू 1868 वर प्रिसाइज्ड बाय, तो ये भी मुझे आइडिया नहीं है, इसका भी आइडिया नहीं है, 41 का भी मैंने नहीं किया, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के छोड़ दिए थे।